नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की अगली क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम देखेंगे 1 मार्च से 7 मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर हैं, उनसे जो भी इम्पोर्टेंट संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं, वे सारे देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाइए सभी, और सभी जो हैं सेशन को लाइक किया कीजिए भाई, क्योंकि मेहनत लगता है बनाने में और पढ़ाने में भी। ठीक है, बस आप कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक पॉइंट फैक्टर लिखते जाइए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। शुरू करते हैं हमारा आज का पहला करंट अफेयर और उससे संबंधित प्रश्न। एनआईटी रायपुर द्वारा इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर एस सोमनाथ को दी गई उपाधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, उन्हें डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की मानद उपाधि मिली थी। ऑप्शन बी, उन्हें डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी प्रदान की गई थी। ऑप्शन सी, उन्हें डॉक्टरेट ऑफ स्पेस साइंस दी गई थी। या डी, उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस मानद दी गई थी। 15वें दीक्षांत समारोह की बात की जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है निदेशक, इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर एस सोमनाथ जी को जो उपाधि दी गई थी, उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस मानद ऑप्शन नंबर डी दी गई थी। सॉरी, ठीक है, डी, उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। विवरण देख लेते हैं। इसरो के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एस सोमनाथ को एनआईटी रायपुर ने अपने 15वें दीक्षांत समारोह में, ठीक है, कौन से नंबर का? 15वें नंबर के दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की गई है। यह उपाधि इसलिए ऐतिहासिक मानी जाती है क्योंकि यह एनआईटी रायपुर के इतिहास में पहली बार किसी को दी गई है। पहली बार यह उपाधि किसी को प्राप्त हुई है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसे नोट डाउन जरूर करके रखिए। डॉक्टर सोमनाथ को यह सम्मान अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान को देखते हुए दिया गया है। ठीक है, कौन है वो? इसरो के पूर्व चेयरमैन। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ खेल से संबंधित है यह, और छत्तीसगढ़ के प्रमुख खिलाड़ी के बारे में बात की जा रही है। प्रश्न कहता है कि संजू देवी यादव के चयन से छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी है? ऑप्शन ए, पहली बार किसी महिला खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार मिला। ऑप्शन बी, पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी खिलाड़ी को कबड्डी कोच के रूप में चयनित किया गया है। ऑप्शन सी, पहली बार किसी छत्तीसगढ़ी कबड्डी खिलाड़ी का अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में चयन हुआ है। या ऑप्शन डी, पहली बार किसी खिलाड़ी ने 3 राष्ट्रीय पदक जीते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संजू देवी यादव, अगर आप सभी को पता होगा, कहाँ की निवासी हैं? कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से। ये पाली क्षेत्र से हैं, अर्थात कोरबा जिला देखा जाए तो कोरबा क्षेत्र पाली। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये पहली बार किसी छत्तीसगढ़ी कबड्डी खिलाड़ी का अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में चयन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, इनका जो है तेहरान ईरान में 4 से 9 मार्च तक आयोजित जो की जानी है एशियन कबड्डी चैंपियन। कौन सा? एशियन कबड्डी चैंपियन, जो कि 4 से 9 मार्च तक आयोजित की जानी है, उसके लिए चयन किया गया है पहली बार किसी का। ठीक है, और याद रखिएगा संजू देवी यादव जो है पाली कोरबा की निवासी हैं। ठीक है, बाकी वही सब जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें, यह पहली बार हुआ है जब छत्तीसगढ़ के किसी कबड्डी खिलाड़ी का चयन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी खिलाड़ी हैं छत्तीसगढ़ के, जिनका सिलेक्शन जो है इंटरनेशनल लेवल पर होता है, उनको जरूर याद रखिएगा सभी। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है संजू देवी यादव के प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सटीक है? ऑप्शन ए, संजू का चयन सीधे कॉलेज स्तर की प्रतियोगिता से हुआ है। ऑप्शन बी, संजू ने कबड्डी की शुरुआत स्कूल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से की थी। ऑप्शन सी, संजू ने पहले जिला स्पर्धा से शुरुआत की और फिर उस अकादमिक प्रशिक्षण से राष्ट्रीय टीम तक पहुंची। या ऑप्शन डी, संजू को खेल कोटे से सीधा सीधा नेशनल टीम में शामिल कर लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर नहीं पता होगा तो बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। संजू ने पहले जिला स्पर्धा से शुरुआत की और फिर अकादमिक प्रशिक्षण से राष्ट्रीय टीम तक पहुंच पाई है, और अभी जो है इनका सिलेक्शन जो है एशियन चैंपियनशिप, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में इनका सिलेक्शन हुआ है। ध्यान रखिएगा, पाली कोरबा के निवासी हैं ये,
इन्होंने कबड्डी खेलना 2016 से प्रारंभ किया था। ठीक है, बढ़ते हैं 2 मार्च की ओर, देखते हैं। अच्छा, कट गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न मैं पढ़ देता हूं, ऑप्शन नीचे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा नवा रायपुर में आयोजित इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में जो निवेश प्रोत्साहन दिया गया, उसका छत्तीसगढ़ की औद्योगिक संरचना पर संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए, इससे राज्य की कृषि व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन बी, यह केवल बड़े पूंजीपतियों के लिए है, छोटे उद्योगों को कोई लाभ नहीं होगा। ऑप्शन सी, यह राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अवसर और संरचना दोनों को बढ़ावा देगा। या ऑप्शन डी, इससे केवल नगर नार स्टील प्लांट का उत्पादन बढ़ेगा, अन्य क्षेत्र अप्रभावित रहेंगे। तो आपको बता दूं, यह जो निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसमें लगभग लगभग 11,733 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रावधान है, जो कि विदेशी निवेश है। ठीक है, जिसे एफडीआई कहा जाता है। उसमें नगर नार प्लांट भी प्रभावित होगा, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अवसर और संरचना दोनों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो तीसरे का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी। सभी कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आयोजित इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में रैंप योजना की शुरुआत करते हुए 16 निवेशकों को इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र प्रदान किए, जिससे 11,733 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। कितने की? 11,733 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। यह पहल मुख्य रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को लक्षित करती है। राज्य में 7 नए लघु औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं और 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्र प्रक्रियाधीन है। ठीक है, जिससे एमएसएमई सेक्टर को स्थान, संसाधन और नीति समर्थन मिलने की उम्मीद है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने हेतु यह निवेश किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे तौर पे पूछ लिया जाएगा, या तो डेटा पूछ लिया जाएगा, निवेश कितने का है, तो 11,733 करोड़, ऐसे याद रखिएगा सभी। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। 5वां क्या कहता है? मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ी रचनाकारों की किताबों को स्कूल लाइब्रेरी में भेजने की घोषणा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, किताबों की बिक्री बढ़ाना। ऑप्शन बी, स्कूल में हिंदी भाषा को हटाना। ऑप्शन सी, स्कूली बच्चों को छत्तीसगढ़ी साहित्य से जोड़ना और भाषा के सम्मान को बढ़ाना। ऑप्शन डी, केवल प्रांतीय सम्मेलन में औपचारिक घोषणा करना। बहुत सरल प्रश्न है। अगर कोई कहीं पर स्कूल में छत्तीसगढ़ी शामिल की जा रही है स्कूल में, तो स्कूली बच्चों को छत्तीसगढ़ साहित्य से जोड़ना और भाषा के सम्मान को बढ़ाना इसका सही आंसर हो जाएगा, यही उद्देश्य होगा। ठीक है, अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो है छत्तीसगढ़ी साहित्य को स्कूलों तक पहुंचाया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और देखिए ध्यान से क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। बस्तर की इमली का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक प्रभाव की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, यह केवल राज्य सरकार की विदेशी व्यापार नीति का हिस्सा है, स्थानीय समुदाय से अप्रभावित है। ऑप्शन बी, यह दर्शाता है कि स्थानीय वनोपज अब वैश्विक बाजार में पहुंच बना रहे हैं और इससे आदिवासी समुदाय को आर्थिक लाभ हो रहा है। ऑप्शन सी, यह केवल औद्योगिक इकाइयों का लाभ है, ग्रामीण क्षेत्र इससे अछूते हैं। ऑप्शन डी, यह एक अस्थायी चलन है जो केवल गर्मियों में सीमित होता है और दीर्घकालिक प्रभाव नहीं रखता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की जो इमली है वह विदेशों में भेजी जा रही है। कहाँ कहाँ? वियतनाम जा रही है। वियतनाम, आपका दुबई, मलेशिया, ऐसे जगहों पर जो है उनकी मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा कि यह इसको जो है निर्यात करने का प्रमुख का जो दर्शाता है, संकेत देता है, वह है दर्शाता है कि स्थानीय वनोपज वैश्विक बाजार में पहुंच बना रहे हैं और इससे आदिवासी समुदाय को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान हो रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वियतनाम, दुबई और मलेशिया, इसके अलावा बांग्लादेश जैसे देशों में बस्तर की इमली निर्यात की जा रही है। 7वां
कहते हैं छत्तीसगढ़ में बनाए गए पहले पक्षी घर की परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सामाजिक पर्यावरणीय चुनौती का समाधान करना है। पहला पक्षी घर, ऑप्शन ए शहरी क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देना, लोगों को पक्षियों से दूर रखना। सी है शहरीकरण के कारण घटती पक्षी आबादी और उनके आवास संकट को दूर करना, या डी है पर्यटन स्थल के रूप में उपयोग करना। बहुत सरल प्रश्न है। अगर कहीं पर पक्षी घर का निर्माण किया जा रहा है तो उसका एक ही मुख्य कारण होगा पक्षियों को संरक्षित करना और उनकी आबादी को बढ़ाना। ठीक है, शहरीकरण के कारण घटती पक्षी आबादी और उनके आवास संकट को दूर करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। विशेषकर मैं आपको बता दूं जो पहला पक्षी घर का निर्माण किया जा रहा है वह आपका रायपुर कुम्हारी के आसपास किया जा रहा है। रायपुर के पास कुम्हारी और परसदा गांव के बीच बनाया गया यह पक्षी घर छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा प्रयास है जिसका उद्देश्य तेजी से होते शहरीकरण के कारण घटती पक्षी आबादी को सहारा देना है। अगर आप देखे होंगे तो देखे होंगे या फिर गूगल में सर्च कर लीजिएगा, पक्षी घर बनाया जा रहा है जो बहुत सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, गोपाल प्रसाद सुल्तानिया, या नाम याद रखिएगा, गोपाल प्रसाद सुल्तानिया ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले पक्षियों की चहचहाहट से सुबह होती थी, लेकिन अब ऊंची इमारतों और घटते पेड़ों के कारण पक्षियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। गोपाल प्रसाद सुल्तानिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही जो है पक्षी घर के जो डिजाइन है उनको बनाया है, इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है पूछ ले कहीं पर घुमा फिरा के, है ना। इस पक्षी घर में कितने 768 घोंसले हैं जो 1500 से 2000 पक्षियों को आश्रय दे सकते हैं। यह परियोजना एक प्रेरक उदाहरण है कि कैसे जो है पक्षियों को संरक्षित रखा जा सकता है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, और ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि उसी से है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसा प्रश्न। कहता है पक्षी घर की परियोजना की संरचना और तकनीकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए पक्षी घर की ऊंचाई केवल 12 फीट है जिससे यह छोटे पक्षियों के लिए उपयोगी है, छोटे पक्षियों के लिए ही उपयोगी है। ऑप्शन बी पक्षी घर लकड़ी के अस्थायी खंभों पर बना है और बारिश में टूट सकता है। ऑप्शन सी यह अष्टकोणीय संरचना लगभग 60 फीट ऊंची है जिससे विशेषज्ञों की सहायता से 768 घोंसले बनाए गए हैं। या ऑप्शन डी पक्षी घर केवल शोभा के लिए है और इसमें पक्षियों के निवास की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया ऊंचाई इसकी लगभग 60 फीट है और 768 घोंसले बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसीलिए देखिए डिस्क्रिप्शन जो बताता हूँ उसको ध्यान से और अच्छे से लिख के रखिए क्योंकि कहीं पर भी ऐसे जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये पहला जो भी पहला होता है ना, कोई चीज़ पहला निर्माण हो रहा है, जैसे पक्षी घर का निर्माण पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहाँ से है एक चीज याद रखिएगा, गुजरात के सिरपुर से आए विशेषज्ञों की सहायता से। कहाँ के विशेषज्ञ हैं, गुजरात के सिरपुर। ठीक है, यह सिरपुर याद नहीं रखेंगे, हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी है इसलिए कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए याद रखें गुजरात के विशेषज्ञ बनाए। और गोपाल प्रसाद सुल्तानिया ये नाम याद रखिएगा, एक बार देख लीजिए, अगर एग्जाम में कहीं टच होता है तो बिल्कुल आपसे बनना चाहिए। बढ़ते हैं 9वें करंट अफेयर की ओर प्रश्न के माध्यम से। कहते हैं शिवनाथ नदी क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर उठे प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के वक्तव्य का कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है। ऑप्शन ए सभी उद्योगों ने पर्यावरण विभाग की सिफारिशों का पालन कर लिया है। ऑप्शन बी केवल लघु उद्योगों को ही प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऑप्शन सी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों ने जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद पेनाल्टी जमा नहीं की, इसलिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ऑप्शन डी सरकार ने प्रदूषण को पूरी तरह रोक दिया है इसलिए अब कार्रवाई की जरूरत नहीं है। बहुत अटपटा सा प्रश्न होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बजट में जब बजट सत्र चल रहा था उसी में ये सवाल उठाया गया था। ठीक है, इसलिए इसमें जो है आपको जानना जरूरी है कि उनके वक्तव्य प्रदूषण जो है शिवनाथ नदी में प्रदूषण को लेकर उठे प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में जो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने वक्तव्य में कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों ने जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद पेनाल्टी जमा नहीं की, इसलिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ठीक है, जितने भी अभी प्रदूषण फैलाने वाले हैं उनके लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से
और अच्छे से पढ़िए। और एक चीज बताइए, क्या पसंद आ रहा है सभी को सेशन? नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल बोल सकते हैं, पसंद आता है तो लाइक तो कर ही सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। कंटिन्यू क्लासेस आ रही हैं, बिल्कुल आपको जुड़े रहना है और ध्यान से देखना है, और अपना जो फैक्ट एक एक करके तैयार करते जाना है। 10वां प्रश्न कहता है, विधानसभा में गठित मंत्रिपरिषद उप समिति द्वारा राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की समीक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए, अपराधियों को बिना जांच के रिहा करने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी, राजनीतिक आंदोलनों को आपराधिक गतिविधियों में बदलने की योजना। ऑप्शन सी, विशुद्ध राजनीतिक प्रकृति के मामले में प्रशासनिक विवेक से निर्णय लेकर न्यायिक या दंडात्मक प्रक्रिया को पुनर्समीक्षा। ऑप्शन डी, सभी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की नीति। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए कि जो विधानसभा में गठित मंत्रिपरिषद समिति द्वारा राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष हैं विजय शर्मा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा। और इसका सही आंसर जो होगा वह विशुद्ध राजनीतिक प्रकृति के मामले में प्रशासनिक विवेक से निर्णय लेने या न्यायिक या दंडात्मक प्रक्रिया की पुनर्समीक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला करंट अफेयर क्या कहता है। फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर देख पाएंगे। ठीक है, 11वां कहता है कि संचालक तनुजा सलाम द्वारा प्रशिक्षकों को 24 घंटे के भीतर खिलाड़ियों की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या प्रतीत होता है? ऑप्शन ए, प्रशिक्षकों पर दबाव बनाना ताकि वे इस्तीफा दे दे। ऑप्शन बी, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से बाहर करना। ऑप्शन सी, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सटीक निगरानी रखते हुए अकादमिकों की गुणवत्ता सुधारना। या ऑप्शन डी, रिपोर्ट के आधार पर खेल अकादमिकों को बंद करना। बंद करना तो जाहिर सी बात है, ठीक है नहीं, बंद करने के लिए तो ऑप्शन कट जाएगा। इस्तीफा देने के लिए भी कोई नहीं करेगा, प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए भी नहीं करेगा। 24 घंटे के भीतर जो निर्णय लिया गया है वह खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सटीक निगरानी रखते हुए अकादमिकों को गुणवत्ता सुधारना है। ठीक है, अभी अभी ये निर्णय लिया गया है। 24 घंटे के भीतर जो है खिलाड़ियों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, 12वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं कोई डाउट बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट होता है तो। 12वां, वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट में गति गति को इस वर्ष की थीम बनाए जाने के पीछे कौन सी रणनीतिक सोच निहित है? ऑप्शन ए, तकनीकी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाना। ऑप्शन बी, औद्योगिक निवेशकों को लाभ देना। ऑप्शन सी, गुड गवर्नेंस आधारभूत संरचना तकनीकी और औद्योगिक वृद्धि को गति देकर समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना। या ऑप्शन डी, टैक्स घटाकर चुनावी लाभ पाना। बहुत अच्छा प्रश्न है, गति को शामिल किया गया है और उसका एक ही प्रमुख कारण है, वह है गुड गवर्नेंस, आधारभूत संरचना तकनीकी और औद्योगिक वृद्धि को गति देकर समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना। इंपॉर्टेंट है गति। बजट की थीम थी भाई गति। ठीक है, गति को ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और 13वां प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। क्या कहता है, बजट 2025-26 में घोषित योजनाओं और टैक्स रियायतों को देखें तो निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की बजटीय प्राथमिकताओं को सर्वश्रेष्ठ रूप में दर्शाता है? ऑप्शन ए, बड़े व्यापारियों और निवेशकों को राहत देने वाला बजट। ऑप्शन बी, बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित सामाजिक क्षेत्र की उपेक्षा। ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक वर्गों के लिए राहत के साथ साथ विकास को प्रोत्साहित करने वाला संतुलित बजट। या ऑप्शन डी, पूरी तरह चुनावी घोषणाओं से भरा बिना कार्यान्वयन की बजट। तो ऐसा तो होगा नहीं, इसमें सभी पक्षों को देखा जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सटीक बैठता है, सामाजिक आर्थिक वर्गों के लिए राहत के साथ साथ विकास को प्रोत्साहित करने वाला संतुलित बजट। ठीक है, 25,000 तक के पुराने वेट केस की माफी हुई है, ये प्रमुख घोषणा की गई है। 15,000 मासिक आय वालों को पीएम आवास की पात्रता दी जाएगी, ये भी है इंपॉर्टेंट।
पेट्रोल पर 1 रुपए वैट छूट दी गई है, मात्र 1 रुपए, ठीक है, ये भी बहुत होता है। स्टाम्प शुल्क है 12% सेस की समाप्ति, और निफ्ट व मेट्रो सर्वे की घोषणा, ये सारे जो है बजट में घोषणा की गई है। कब बजट आया है, तो 3 मार्च को, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न। वैसे बजट को आपको एक बार पूरा पढ़ना है, ठीक है, बजट में कौन कौन से प्रमुख प्रावधान है, तो ये सारी चीजें आपको एक बार पढ़ लेनी है। अगर बोलेंगे तो उसके लिए क्लास ला दूंगा, लेकिन जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा क्लास की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी अगर आप लोग बोलेंगे तो बजट की एक क्लास पूरी कर लेंगे, ठीक है। 14वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 मार्च को बिलासपुर यात्रा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस रूप में देखा जा सकता है। ऑप्शन ए, चुनावी सभा को संबोधित करना। ऑप्शन बी, राज्य सरकार को बदनाम करना। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में चल रही महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और नई योजनाओं का भूमि पूजन करना। या ऑप्शन डी, केवल भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात। बहुत सरल प्रश्न है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। जो भी कोई पीएम आ रहे हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ में चल रही विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और नई योजनाओं का भूमि पूजन, ठीक है। बिलासपुर के मोहभट्टा मोड़ के पास आ रहे हैं भाई 30 मार्च को। बढ़े अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। कहता है छत्तीसगढ़ इंडिया बिटवीकिन 2025 प्रतियोगिता के प्रारूप और आयोजन को देखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, यह केवल सौंदर्य आधारित प्रतियोगिता है जिसका सामाजिक सांस्कृतिक महत्व नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, यह मॉडलिंग प्रतियोगिता केवल वेस्टर्न ड्रेसिंग और विदेशी अवधारणाओं को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी, यह एक ऐसा मंच है जो प्रतिभागियों को अपने क्षेत्र की संस्कृति के साथ आधुनिक मॉडलिंग स्किल को भी प्रदर्शित करने का अवसर देता है। या ऑप्शन डी, यह पूरी तरह व्यावसायिक विज्ञापन एजेंसियों द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम है जिसका कोई व्यवहारिक उद्देश्य नहीं है। तो बिना उद्देश्य के तो कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं की जाएगी। यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख मंच प्रदान करता है जो कि अपने क्षेत्र की संस्कृति और आधुनिक मॉडलिंग स्किल को भी प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ इंडिया बिटवीकिन 2025, ठीक है, यह सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा, हाँ, प्रश्न क्रमांक कितना आ गए, 16। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि के संबंध में जारी आदेश के अनुसार 6वें और 7वें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए किस प्रकार की संरचनात्मक भिन्नता अपनाई गई है। ऑप्शन ए, दोनों वेतनमान के लिए एक समान प्रतिशत वृद्धि लागू की गई है। ऑप्शन बी, 7वें वेतनमान के कर्मचारियों को कोई वृद्धि नहीं दी गई है। ऑप्शन सी, 6वें वेतनमान के कर्मचारियों को उच्च दर से वृद्धि दी गई है, जबकि 7वें वेतनमान के कर्मचारियों को तुलनात्मक रूप से कम दी गई है। या डी, केवल स्थायी कर्मचारियों को ही लाभ दिया गया है, संविदा कर्मचारियों को नहीं। दिख गया है आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है 6वें वेतनमान के कर्मचारियों को उच्च दर की वृद्धि दी गई है और 7वें वेतनमान के वृद्धि को कर्मचारी को तुलनात्मक रूप से कम 53% जो है छूट दी गई है। क्या है, महंगाई भत्ता, इसका डीए अब जो है 3% से वृद्धि करके 53% की वृद्धि की गई है, ठीक है। 6वें वेतनमान के लिए डीए में 7% की वृद्धि, जिससे उनका महंगाई भत्ता 246% हो गया है। और इस अंतर का कारण है कि दोनों वेतनमान में डीए की गणना की पद्धति अलग अलग होती है। याद रखिएगा, 53% की वृद्धि। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनल लेवल का है। रायपुर में इंटरनेशनल मास्टर लीग के अंतिम चरण में सचिन तेंदुलकर की उपस्थिति का कौन सा संभावित प्रभाव सबसे तर्कसंगत रूप से देखा जा सकता है। ऑप्शन ए, आयोजन में खिलाड़ियों की कमी को छिपाने का प्रयास। ऑप्शन बी, टिकट मूल्य घटाने की योजना। ऑप्शन सी, दर्शकों की उत्सुकता और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने वाला कारक। ऑप्शन डी, स्थानीय खिलाड़ियों को मंच देने की पहल। बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, उनका रायपुर में तीसरी बार आगमन हुआ है और उसका एक ही प्रमुख उद्देश्य था, दर्शकों की उत्सुकता और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने वाले कारक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रायपुर में होने वाले IML
के अंतिम चरण में सचिन की कप्तानी और युवराज खान जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ मैदान उतारना क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा है। ध्यान रखिएगा 3 ही बार, है ना, पूछा जा सकता है सचिन का रायपुर या छत्तीसगढ़ में कितनी बार आगमन हुआ है, तो 3 बार, रायपुर में 3 बार आ चुके हैं। 18वां, आईएमएल के टिकट दरों की संरचना को देखते हुए कौन सा निष्कर्ष इस तरह के सपोर्टिंग इवेंट की रणनीति और दर्शक वर्ग के चयन को सबसे बेहतर दर्शाता है? ऑप्शन ए, टिकट दरें अत्यधिक महंगी रखी गई जिससे दर्शक नहीं आएंगे। ऑप्शन बी, टिकट संरचना केवल वीआईपी दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ऑप्शन सी, दरों की विविधता से आयोजकों ने अलग अलग आर्य वर्गों के दर्शकों के लिए विकल्प रखे जिससे सहभागिता का दायरा विस्तृत होता है। ऑप्शन डी, टिकटों की बिक्री केवल ऑफलाइन के ही जमा की जा रही है जिससे डिजिटल दर्शक वंचित रहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए आपको अच्छे से जानना चाहिए। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आईएमएल में प्रमुख रूप से दरों की विविधता से आयोजकों ने अलग अलग आर्य वर्गों के दर्शकों के लिए विकल्प रखे जिससे सहभागिता का दायरा विस्तृत हो जाएगा। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। टिकट दर 100 से लेकर 10,000 तक के स्लैब में उपलब्ध होंगे। इंडिया मास्टर्स के मैच के लिए न्यूनतम दर 500, जबकि अन्य देशों के मैच के लिए 100 रुपये है। ठीक है, गोल्ड प्लेटिनम अलग अलग तरीके से जो है लाई गई है। ठीक है, तो रायपुर में यह आयोजन हो रहा है और विशेष रूप से याद रखिएगा सचिन का आगमन 3री बार हुआ है रायपुर में। ठीक है, तो इस वीक में इतना ही करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, बाद में इसको एक एक पलट के दीजिए। ठीक है, पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और कोई भी कोर्स की जानकारी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, उसमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तैयारी जारी रखिए, सिलेक्शन लेना है सभी को, बिल्कुल, तो तैयारी एकदम जारी रखिए, कोई भी सब्जेक्ट ना छोड़िए। करंट अफेयर तो विशेषकर 5 से 6 नंबर बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, दिल्ली आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।